Hey there, hello everyone. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि वर्ब यानी क्रिया क्या होते हैं और एक वाक्य में, एक सेंटेंस में उनका क्या रोल, क्या फंक्शन होता है। वर्ब यानी क्रिया हमें बताती है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यानी वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस दैट, which describes that what the subject of the sentence is doing. Verb can indicate action, verb can indicate occurrence, state of being, experience, feeling. तो क्रिया किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराते हैं। यानी जब हम कुछ काम कर रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब। उसे कहते हैं एक्शन वर्ब, जैसे कि रन, जंप, स्पीक, रीड, हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, कूदना, रोना, गाना, ये सारी चीजें हैं एक्शन वर्ब। ऑकरेंस, कई बार कुछ काम हम करते नहीं है लेकिन कुछ हो रहा होता है, उसे भी डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ब। सपोज प्रिया, प्रिया इज एंग्री। अब यहाँ पे प्रिया कोई काम तो नहीं कर रही है, लेकिन सेंटेंस है कि प्रिया गुस्से में है, यानी किसी कार्य का होना, उसे भी हम डिनोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट है ऑकरेंस के बाद स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्थिति, जैसे कि बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मैं लिखूं द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है बच्चा, वो बस सो रहा है। लेकिन स्लीप्स जो वर्ड है, स्लीप, वो इस बच्चे की स्थिति को बता रहा है कि बच्चा किस स्टेट में है, तो उसे भी हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड। एक्सपीरियंस या फीलिंग जब हम एक सेंटेंस में बोलते हैं तो भी जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब है, जैसे कि लव, ट्रस्ट, केयर, अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूं कि आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, अब यहाँ पे मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई लाइक आइसक्रीम, ये जो लाइक शब्द मैंने बोला ये भी एक वर्ब है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। पहला है शी प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? शी प्लेज, ये वर्ब है क्योंकि ये एक्शन दिखा रहा है, वो खेलती है, वो फुटबॉल खेलती है, तो एक्शन जो शब्द दिखाता है वो है हमारा वर्ब। नेक्स्ट, ही रैन फास्ट, यहाँ पे रैन एक्शन है। अब दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है शी और ही, ये कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए जब सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है तब हम वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ब। इन सेंटेंसेस में शी बिलीव्स इन हरसेल्फ, वो खुद पर विश्वास रखती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर नहीं रहा है, खुद पे विश्वास करना यानी कुछ काम करना नहीं, कुछ एक्चुअल, कुछ फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, राइट। द बेबी स्लीप्स, अभी मैंने आपसे कहा था कि सोना यानी कुछ फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन खुद पे विश्वास रखना, फिर सोना, फिर भूख लगना, ये सारी जो चीजें होती है इनको भी हम वर्ब से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हमें स्टेट बता रहे हैं, हमें स्थिति बता रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि लिंक करता है, कनेक्ट करता है या फिर जोड़ता है। किस चीज को जोड़ता है ये वर्ब? ये सेंटेंस के, वाक्य के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होते हैं या तो फिर किसी का नाम, नाउन, या तो फिर प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, प्रोनाउन, ठीक है। अब इनको डिस्क्राइब करते हैं, इनके बारे में बताते हैं हमें एडजेक्टिव्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि हमें बता रही है कि लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है, ये लड़की को डिस्क्राइब कर रही है। यही काम होता है एडजेक्टिव का। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं?
जो एक वाक्य में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। देखो, पहला सेंटेंस, द बेबी सीम्स हैप्पी। सब्जेक्ट है बेबी, बेबी के बारे में बात हो रही है। सीम्स दिख रही है, बच्ची खुश दिख रही है। द बेबी सीम्स हैप्पी। तो यहाँ पे हैप्पी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हैप्पी एक एडजेक्टिव भी है और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है क्योंकि बेबी को डिस्क्राइब कर रही है। सीम्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। रोज स्मेल्स स्वीट। रोज हमारा सब्जेक्ट, स्मेल्स स्वीट, तो रोज को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड और ये है हमारा लिंकिंग वर्ब। द ग्रास फील्स वेट। घास कैसा है? गीला। सो यहाँ पे फील्स हमारा लिंकिंग वर्ब है जो कि जोड़ रहा है सब्जेक्ट ग्रास को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वेट के साथ। ग्रास कैसा है? ग्रास गीला है। तो ऐसे शब्द लुक, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, साउंड, टर्न, ग्रो, ऐसे शब्दों को हम जब यूज करते हैं ताकि हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ सके तो उन शब्दों को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब के और टाइप्स पढ़ने से पहले हम वर्ब कंजुगेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा वर्ब के टाइप्स को समझने में। देखो, वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है? वर्ब्स कैन चेंज फॉर्म डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, टेंस, मूड और वॉइस। यानी वर्ब्स अपने फॉर्म को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वर्ब चेंज हो जाएगा, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि काम जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करके वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है। मूड के ऊपर भी वर्ब डिपेंड करता है। मूड चेंज हो जाता है तो भी वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है। वॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी अगर वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो वो अलग होगा, अगर पैसिव वॉइस में है तो वर्ब चेंज हो जाता है एक सेंटेंस में। तो इसी को कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, टेंस, मूड और वॉइस द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही टॉक अ लॉट। क्या ये सेंटेंस सही है? ही टॉक अ लॉट, वो बहुत बात करता है? नहीं, ही टॉक नहीं। ही के साथ हमेशा ये लगेगा टॉक्स। सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ सिंगुलर वर्ब टॉक्स लगेगा। ही टॉक्स अ लॉट। आई टॉक्स अ लॉट, क्या ये सही है? आई टॉक्स अ लॉट, मैं बहुत बात करती हूँ। नहीं, आई के साथ टॉक्स नहीं लगेगा। आई के साथ टॉक यूज करते हैं हम। आई टॉक अ लॉट, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ब, जैसे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज होता है। इसको कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। अगर सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो प्रेजेंट है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी, पास्ट। वर्ब चेंज हो गया, गो से वेंट हो गया। अगर पास्ट पार्टिसिपल होगा तो आई हैव गॉन टू स्कूल। ही ब्रोक अ ग्लास। A glass was broken by him. अगर थोड़ा सा भी एक्टिव और पैसिव का आइडिया है तो समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रही हूं। सीता loves सावित्री। सावित्री is loved by सीता। पहला सेंटेंस है एक्टिव। जब सब्जेक्ट काम करता है, एक्शन को करता है, तब उस वॉइस को कहते हैं हम एक्टिव। ही ब्रोक ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, ठीक है, एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, तब हम उसको कहते हैं पैसिव, राइट। तो एक्टिव में वर्ब देखो, ही ब्रोक बेसिक फॉर्म में है वर्ब, ही ब्रोक अ ग्लास। पैसिव में इसी का पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अ ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम। तो पैसिव में दो चीजें होती है, एक तो टू बी वर्ब आ जाता है। टू बी वर्ब्स क्या होते हैं? इज, एम, वॉज, आर,
ठीक है, यहाँ पे देखो वॉज आ गया है, यहाँ पे वॉज नहीं था। ही ब्रोक अ ग्लास वॉज आ गया यहाँ पे, तो टू बी वर्ब आ जाता है, इज एम आर वॉज वेयर ये आ जाता है। साथ में ये जो वर्ब है ये पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, ब्रोक ब्रोकन बन गया। सीता लव्स सावित्री, सावित्री इज, देखो यहाँ पे टू बी वर्ब आ गया, इज लव्ड पास्ट पार्टिसिपल बाय सीता। आप जानेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। रेगुलर वर्ब्स किन्हें कहते हैं? दीज फॉलो द स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन रूल्स, यानी फॉर वर्ब्स जब अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या है ये रूल्स? कि जब एक सिंपल बेसिक वर्ब को हम पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाएंगे, तब हम लास्ट में या तो फिर ईडी जोड़ेंगे या डी जोड़ेंगे। जैसे वॉक, बेसिक वर्ब है वॉक, इसके साथ ईडी जोड़ के हमने इसे सिंपल पास्ट फॉर्म बना दिया, वॉक वॉक्ड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा वॉक्ड। लाफ लाफ्ड लाफ्ड, लव लव्ड लव्ड। ये जो फॉर्म चेंज हो रहा है ईडी और डी जोड़कर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन रूल। यानी ये रेगुलर वर्ब्स इसलिए है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब आता है इरेगुलर वर्ब्स। एक बात याद रखना कि ज्यादातर वर्ब्स इंग्लिश में रेगुलर ही होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स जो है वो स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, यानी वो पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट होने के लिए ईडी नहीं जोड़ते हैं। जैसे बेसिक वर्ब रिंग, सिंपल पास्ट रैंग, पास्ट पार्टिसिपल रंग, रिंग रैंग रंग, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। यहाँ पे कहीं पे भी ईडी या फिर डी नहीं जुड़ रहा है। फ्लाई फ्लू फ्लोन, शूट शॉट शॉट। आप जानेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, ठीक है। ट्रांजिटिव शब्द का अर्थ है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स है दैट डिनोट्स एन एक्शन, वो ऐसे क्रिया को दर्शाती है, ऐसे एक्शन को डिनोट करती है which passes over from the subject to an object, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है किसके ऊपर? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जो कि किसी कार्य को दर्शाती है जो कि सब्जेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा। द बॉय किक्ड द बॉल, सब्जेक्ट है द बॉय, लड़का, लड़के ने किक किया। किक किस चीज को किक किया? बॉल को। तो किसके ऊपर कार्य हुआ है? बॉल के ऊपर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब ट्रांजिटिव है। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने रोक दिया। किस चीज को रोक दिया? कार को। कार हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है ड्राइवर, और जो काम हो रहा है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। द हॉर्स किक्ड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, द हॉर्स सब्जेक्ट है, उसने क्या किया? घोड़े ने किक किया, किक्ड। तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं द हॉर्स किक्ड द मैन, तब क्या ये वर्ब इंट्रांजिटिव होगा? नहीं, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया द मैन, जिसके ऊपर काम हो रहा है द हॉर्स किक द मैन। आप जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। वर्ड इंट्रांजिटिव, इसका अर्थ होता है नॉट पासिंग ओवर। इनको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं को समझने के लिए, अपना कार्य करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये बिना ऑब्जेक्ट के भी समझ में आते हैं। द मैन लाफ्ड,
द मैन हमारा सब्जेक्ट है, लाफ्ड है हमारा वर्ब। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये है इंट्रांजिटिव। अगर यहाँ पे द मैन लाफ्ड लाउडली, कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा भी रहे तो भी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर ये मैन काम कर रहा है। द बेबी स्लीप्स, स्लीप्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। द बेबी सीम्स हैप्पी, अब यहाँ पे द बेबी सीम्स, बच्चा खुश दिख रहा है, द बेबी सीम्स हैप्पी। अगर मैं हैप्पी ना लिखूं तो ये सेंटेंस क्या होगा, द बेबी सीम्स, अधूरा सेंटेंस है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा किसी चीज के ऊपर काम थोड़ी कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि बेबी हैप्पी है, तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बेबी की स्थिति को बता रहा है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये वर्ड इंट्रांजिटिव ही है। अब हम जानेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स मेनली ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ, जो भी ऑर्डिनरी वर्ब्स है, एक्शन वर्ब्स हैं, उनके साथ ये जुड़ते हैं और जुड़ करके ये हेल्प करते हैं टेंस फॉर्म करने में, कि कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा, उसको बनने के लिए हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। पैसिव फॉर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कौन से वर्ब्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स? बी वर्ब्स, यानी इज, एम, आर, वॉज, एटसेट्रा, इनको बी वर्ब्स कहा जाता है। फिर हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स भी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बी वर्ब्स का यूज, यानी इज, एम, आर, वॉज, इनका यूज। आई एम वर्किंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम वर्किंग यानी मैं अभी काम कर रही हूं। तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये है हमारा ऑर्डिनरी मेन वर्ब, और ये हमें बता रहा है कि जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। आई एम वर्किंग, अगर मैं लिखती आई वॉज वर्किंग, सिर्फ एम को चेंज करके वॉज कर देती, ये सेम रहता, तो टेंस चेंज हो जाता है कि नहीं। आई वॉज वर्किंग मतलब मैं काम कर रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो जाता, राइट। आई वॉज डांसिंग, देखिए आई वॉज, मैं डांस कर रही थी, और इसकी जगह एम लिखा जाए तो आई एम डांसिंग, यानी मैं डांस कर रही हूं। तो ऐसे ये वर्ब्स टेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। शी इज बिजी, शी इज बिजी, वो अभी बिजी है। अगर मैं कहूँ शी वॉज बिजी, तो वो बिजी थी। हमने अभी देखा था, फिर से देखेंगे। ही ब्रोक द ग्लास, अब इसी को पैसिव करने के लिए हमने क्या किया था, द ग्लास वॉज ब्रोकन। बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव फॉर्म नहीं होता, पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सिलरी लगता ही है। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम। अब देखेंगे हैव वर्ब। हैव वर्ब कैसे हमें हेल्प करते हैं। हैव वर्ब परफेक्ट टेंस बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे he has worked, he has been playing, ठीक है। I have to go, मुझे जाना पड़ेगा, I have to go, have to, I have to sleep, I have to be there by 5 o'clock, मुझे वहां 5 बजे तक पहुंचना है, पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हैव टू जब हम बोलते हैं तो वो हम ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, यानी हमें कुछ करना है, करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन। अब देखेंगे डू वर्ब्स। डू वर्ब्स को कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ही डजंट वर्क, डजंट नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है। यू डू लुक पेल, तुम पेल दिख रही हो, डू लुक, दिख रही हो, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव यानी हावाचक। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट नो, नहीं जानती। अगर जानती तो मैं कहती आई डू नो हिम, ठीक है।
डज ही वर्क इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो काम करता है, डज ही वर्क, क्वेश्चन पूछने में भी डू वर्ब्स हेल्प करते हैं। अब जानेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, मस्ट एंड आउट are called modal verbs. They are used before ordinary verbs. इनको भी ordinary verbs के आगे लगाया जाता है to express meaning such as permission. जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी, संभावना, कोई चीज होने की संभावना होती है या ना होने की संभावना, या फिर सर्टेनिटी, नेसेसिटी, कोई चीज करने की जरूरत है, तब भी हम इनका यूज करेंगे। इच्छा, अनुमति, संभावना, ठीक है, इन चीजों को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में सबसे पहला आता है कैन। कैन हमें दिखाता है एबिलिटी या फिर कैपेसिटी, कुछ करने की एबिलिटी, कि हम कुछ कर सकते हैं, कैपेसिटी। जैसे कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ही कांट डांस, वो डांस नहीं कर सकता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे मे की जगह कैन या फिर कैन की जगह मे का यूज नहीं कर सकते हम। जैसे इट कैन नॉट बी ट्रू, अगर हम इसकी जगह मे लिखे इट मे नॉट बी ट्रू, दोनों का मतलब कंप्लीटली अलग है। इट कैनॉट बी ट्रू यानी यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी ये सच नहीं हो सकता। इस सेंटेंस का मतलब इट मे नॉट बी ट्रू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, शायद ये सच नहीं हो सकता। अब देखो कैन, कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। ठीक है, कैन और कुड में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो ये देखो कि कैन क्या किस चीज में यूज होता है। पहले तो एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए। कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन यूज होता है परमिशन मांगने के लिए। कुड यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। कैन का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। कुड का यूज होता है कंडीशनल पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल्स दिया है मैंने, मैं जानती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन पहला हमने क्या कहा कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। कैन एबिलिटी दिखाता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कुड पास्ट एबिलिटी दिखाता है कि मैं कुछ कर सकती थी। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंग, मैं डांस कर सकती थी जब मैं यंग थी। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, वो इवेंट में डांस कर सकती है। शी कैन डांस एट द इवेंट। यहाँ पे कंडीशनल पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। शी कुड डांस इफ शी गेट सिलेक्टेड, देयर इज अ कंडीशन, अगर वो सिलेक्टेड हुई तो वो डांस कर सकती है। तीसरा देखो कैन आई बोरो योर बुक, यहाँ पे सिंपल परमिशन मांग रहे हैं हम। कैन आई बोरो, क्या मैं तुम्हारे बुक बोरो कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई बोरो योर बुक, ये थोड़ा सा फॉर्मल है। किसी को जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर अनजान व्यक्ति हो, तब हम ज्यादा पोलाइट होते हैं, तब हम बोलते हैं कुड आई बोरो योर बुक। मे वर्सेस माइट, मे का पास्ट इक्विवेलेंट है माइट। ठीक है, तो जब हम पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ होने की संभावना दिखाते हैं, तब हम मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही मे बी लेट, इसकी जगह माइट भी लिख सकते हैं, ही माइट बी लेट, दोनों का ही मतलब पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम परमिशन मांगते हैं तब हम माइट का यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी बोला था मे आई कम इन, हम पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो यहाँ पे माइट यूज नहीं हो सकता, माइट आई कम इन, नो। फिर जब हम परमिशन मांगते हैं कुछ चीज लेने के, जैसे मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर बुक, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, लेकिन इसकी जगह पे माइट नहीं लग सकता। माइट आई बोरो योर पेन, माइट आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो क्वेश्चन जब पूछते हैं, परमिशन जब मांगते हैं या फिर परमिशन देते हैं, तब
यूजुअली माइट का यूज नहीं होता है, मे का ही यूज होता है। अब आते हैं शैल और विल पे। शैल और विल दोनों का ही यूज होता है फ्यूचर दिखाने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा। शैल का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज तो ऑल पर्सन के लिए होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, राइट, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे ये, राइट। सो आई के साथ ही मोस्ट ऑफ द केसेस में शैल का यूज होता है। विल का यूज आई के साथ भी हो सकता है, यू के साथ भी, और थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है। सेंटेंस कैसे होता है, आई शैल सी यू इन द ऑफिस, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलूंगी। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, आई शैल बी 26 नेक्स्ट बर्थडे, मेरे अगले बर्थडे में मैं 26 साल की हो जाऊंगी। अब शैल का यूज कई बार हम थर्ड पर्सन के लिए भी करते हैं। कब करते हैं, जब हम थ्रेट दे रहे हैं, किसी को थ्रेट दे रहे हैं, जैसे कि ही शैल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा। ही शैल नॉट एंटर माई ऑफिस, यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, जब हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तब भी शैल यूज हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ। यू शैल हैव अ ट्रीट, प्रॉमिस, तुम्हें ट्रीट मिलने वाली है, तुम्हें ट्रीट मिलेगा, दिस इज अ प्रॉमिस। सो वी कैन यूज शैल विथ द सेकेंड पर्सन यू। अब विल कैसे यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम विल यूज कर सकते हैं। विल यू हैव टी, क्या तुम चाय लोगे, ऐसा पूछते हैं। ही विल बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट रहने वाला है, वो वहां पे उपस्थित रहने वाला है। ही विल कीप रिपीटिंग दीज वर्ड्स, यहाँ पे किसी की हैबिट के बारे में बात हो रही है कि वो इन बातों को रिपीट करता ही रहता है। कुड, वुड और शुड में क्या डिफरेंस है, कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि कुछ हो सकता है, समथिंग that can happen, something can happen। would का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कहना चाहते हैं something that will happen in an imagined situation। should का यूज हम करते हैं जब हम कहते हैं something must happen, ये होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि I could exercise more, I could exercise more, यानी मैं ज्यादा एक्सरसाइज कर सकती हूँ। आई वुड एक्सरसाइज मोर, यानी मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी। इसके साथ एक कंडीशन भी जोड़ सकती हूँ, अगर मेरे घर के सामने जिम है तो, ऐसे कंडीशन जोड़ सकते हैं, तब वुड का यूज होता है। शुड, आई शुड एक्सरसाइज मोर, यानी मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये है डिफरेंस इन तीनों के यूज का। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स यानी वाक्यांश क्रिया। फ्रेजल वर्ब्स तब बनते हैं जब नॉर्मल वर्ब के साथ हम एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं। यानी नॉर्मल वर्ब क्रिया के साथ जब हम क्रिया विशेषण को या फिर पूर्वज वर्ब प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं, तब बनता है वाक्यांश क्रिया, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ओरिजिनल जो वर्ब है उससे अलग होता है, एक नया मीनिंग बनता है। और फ्रेजल वर्ब से हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे देखो, रन इनटू यानी टकरा जाना, किसी से अचानक से मिलना। पुट ऑफ यानी टालना, स्थगित करना। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ही रैन हिज कार इनटू अ ट्री, वो अपनी गाड़ी लेके एक पेड़ से जाके टकरा गया। ही रैन हिज कार इनटू अ ट्री। फिर पुट ऑफ, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, मीटिंग जो है उसको टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, ये है फ्रेजल वर्ब्स, वाक्यांश क्रिया। ठीक है। सो आई होप कि आज का हमारा ये टाइप्स ऑफ वर्ब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।